Good morning, students. I hope you all have got the topic that was discussed yesterday about the hormonal control of male reproductive system. Today I am going to discuss a topic that is very special from the board point of view. This topic is very frequently asked in board exams in 2 or 3 marks. So what is the topic? The topic is about the details and structure of sperm. हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अभी कंप्लीट की है और उस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आया था दैट वाज स्पर्म। तो वो स्पर्म स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, वो स्पर्म क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट स्पर्म then it is microscopic and motile cell. Microscopic means we are not able to see the sperm with our naked eyes, and motile means it is having the ability to move. ये मूव कर सकता है, स्टेशनरी नहीं है, इट इज़ मूवेबल, मूव कर सकता है। अपनी इतनी कैपेसिटी इसके अंदर है कि इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस। रिमेन अलाइव, अगर मैं स्पर्म की बात करती हूँ कि एक स्पर्म मेल टेस्टिस से इजैकुलेट होने के बाद स्पर्म बना मेल की टेस्टिस के अंदर, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल कोर्स, जब मेल ने स्पर्म को इजैकुलेट कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल के अंदर रिलीज़ होने के बाद एक मेल के जो स्पर्म हैं वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करती हूँ देन द ड्यूरेशन इज़ 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स मीन्स 1 से लेकर 2 दिन तक जो स्पर्म हैं दे कैन रिमेन अलाइव देयर। कब? आफ्टर इजैकुलेटिंग और आफ्टर रिलीजिंग इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ होने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर जो स्पर्म है वो वायबल रहते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन की रिलीज़ होने के बाद। आफ्टर 48 आवर्स वो स्पर्म जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल सेल हैं और 24 से 48 घंटे की 24 to 48 आवर्स की क्या है एबिलिटी है टू फर्टिलाइज एन ओवम। उसके बाद एक मेल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में कितने जो स्पर्म हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ कर सकता है, 1 2 3 कितने। तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग की बात करती हूँ देन द नंबर ऑफ स्पर्म इज़ 200 to 300 मिलियन। एक मेल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक बार में 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करती हूँ कि वो जो स्पर्म हैं वो नॉर्मल फर्टिलिटी करवा पाए फीमेल के अंदर, एक ही बार में कितने स्पर्म रिलीज़ हो गए हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म यहाँ पर मेल के अंदर से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज़ हो गए हैं। तो क्या ये सभी के सभी जो स्पर्म हैं 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म हैं, क्या सभी के अंदर एबिलिटी होती है फर्टिलाइजेशन करवाने की या कुछ ख़राब होते हैं? व्हाट अबाउट दिस फैक्ट? तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी कि भाई जो स्पर्म एक बार फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज़ हुए हैं उनमें से कितने स्पर्म ठीक होने चाहिए, तो बेटा यहाँ पर जो नंबरिंग है 200 to 300 मिलियन, इस नंबरिंग में से कम 60% स्पर्म जो हैं दे मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज़। उनके अंदर क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज़ उनका होना चाहिए। और इस 60% के बाद भी कम से कम टोटल में से 40% तो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर क्या हो, वाइग्रस मोटिलिटी हो। देखो यहाँ पर वाइग्रस मोटिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है बेटा? व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस वाइग्रस मूवमेंट? क्यों ज़रूरी है कि वही वो जो स्पर्म है वो डिस्टेंस ट्रेवल करें और वो तेज़ी से मूव करें? क्यों ज़रूरत है? पहले समझ में आ गया कि ये दिस इज़ द टोटल अमाउंट, कितने स्पर्म एक बार यहाँ पर मेल की बॉडी से रिलीज़ हुए हैं, इनमें से कम 60% जो हैं उनकी नॉर्मल शेप और साइज़ होनी चाहिए और कम से कम भी 40% जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कि वाइग्रस मूव कर जाएं फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेल है ये फर्टाइल है, इसकी बॉडी के अंदर से जो स्पर्म निकल के आए हैं वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म
कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि मेल जो है वो रूटीन में फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करे, लेकिन वो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म ना करवा पाए। तो यहाँ पर अगर मैं वाइग्रस मोटिलिटी की बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो होती है, आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ा है और वहाँ पर आपने फैलोपियन ट्यूब पढ़ी है। फैलोपियन ट्यूब देखो किस तरीके से है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है कि ये यहाँ पर हो गया यूट्रस हो गया, ये यहाँ पर जो है वो सर्विकल कैनाल हो गई, यहाँ पर स्पर्म रिलीज किए गए। अब यहाँ से जो स्पर्म है दे विल ट्रेवल द डिस्टेंस और उनको यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचना है, यहाँ पर पहुँचना है हेयर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल वो कर पाएँ तेज़ी से, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होगी अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवेरी है, ये यहाँ पर हमारी फैलोपियन ट्यूब है, तो ओवेरी से जो एग रिलीज होगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, तो एक स्पर्म को भी यहीं पर पहुँचना पड़ेगा। तो ये एक स्पर्म के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या हो, वाइग्रस मोटिलिटी हो, क्योंकि वो यहाँ से सर्विकल कैनाल से यूट्रस और यूट्रस को क्रॉस करके कहाँ पर पहुँच सके, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में पहुंच सके। इसके लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या स्पर्म जो है वो टेस्टिस से अकेले ही रिलीज होते हैं या उनके साथ कोई और भी सिक्रीशन यहाँ पर मिलता है। देन अबाउट द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, यहाँ पर ये सेकेंडरी जो है वो ऑर्गन्स हैं जहाँ से स्पर्म रिलीज नहीं होते, लेकिन ये स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूर हेल्प करते हैं। एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, टेस्टिस से स्पर्म निकला, टेस्टिस से निकलने के बाद वो एपिडिडाइमस में गया, वास डेफरेंस में गया, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब ने भी अपने सिक्रीशन उसके अंदर दे दिए। तो बेटा जब टेस्टिस से स्पर्म अपना जो है वो पाथवे ट्रेवल करता है टेस्टिस से बाहर पेनिस के थ्रू रिलीज होने के लिए, तो रास्ते में जो भी ऑर्गन्स होते हैं या जो भी ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, वो सब ग्लैंड्स और वो सब ऑर्गन्स उन स्पर्म्स को क्या देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ऐसे सिक्रीशन उसके अंदर डालते हैं जो कि उसके मैच्योरेशन के लिए और उसकी मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये जो असेसरी डक्ट्स होते हैं, असेसरी डक्ट्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब के मिक्सचर्स को, इन सब के सिक्रीशंस को स्पर्म अपने साथ लेकर चलता है। तो स्पर्म के साथ जब सेमिनल वेसिकल की प्लाज्मा भी मिल जाती है तो ये अब स्पर्म नहीं रहता, दिस इज नोन एज सीमन। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज हुए हैं, बल्कि मेल की बॉडी से क्या रिलीज होता है, सीमन रिलीज होता है। तो ये जो सीमन मेल की बॉडी से रिलीज होता है, इसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस भी होते हैं, प्लस इट इज़ हैविंग 200 to 300 मिलियन स्पर्म। मेनली इसके अंदर जो है वो फ्रक्टोज भी पाई जाती है, सीमन के अंदर फ्रक्टोज पाई जाती है। ड्यूरिंग द केस ऑफ एनी रेप और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कहीं पर ये चेकआउट किया जाता है कि किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पर ये जो फ्रक्टोज है दिस इज़ चेकड आउट कि अगर उसकी बॉडी के अंदर ये स्पेशल फ्रक्टोज वहाँ पर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है जो कि सीमन के अंदर होती हैं, देन दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ फाइंड आउट देयर, इससे पता लगाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि चलो भाई हाँ ये सब ठीक है, हमने फैक्ट पढ़े अबाउट द स्पर्म, बट व्हाट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म दिखाई कैसा देता है, नेक्ड आइज से तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम किससे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो स्पर्म की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ लाइक दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। बेसिकली इट इज़ हैविंग थ्री रीजन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेड है, नेक है, मिडल पीस एंड द टेल। यहाँ पर ये कुछ इसके बेसिकली कॉमन रीज़न हैं जो कि स्पर्म की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, दीज आर द बेसिक थ्री रीज़न। अब ये तीनों जो रीज़न हैं ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो सबसे पहले जो हेड वाला रीज़न है, ये देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हेड वाले रीजन के अंदर कि इन सेंटर रीजन देर इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोजोम।
तो ये न्यूक्लियस है दैट इज ऑल्सो हैविंग क्रोमोजोमल मटीरियल, इसके अंदर क्रोमोजोमल मटीरियल भी होता है, उसी के साथ लेयर्स हैं बाहर की तरफ, और ऊपर आप जो एंड देखोगे दैट इज क्वाइट पॉइंटेड, और इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। सबसे बाहर कोई भी सेल है स्पर्म, दिस इज ऑल्सो अ सेल, तो किसी भी सेल की जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आउटर लेयर है वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही, लेकिन ये जो पॉइंटेड एंड है दिस इज एक्रोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चनिंग होती है। क्वेश्चनिंग किस फॉर्म में, ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड बनी थी। आपने पढ़ा था ना कि हमारे पास क्या बनी है, स्पर्मेटिड बनी थी। 4 इस तरीके से स्पर्मेटिड बनी थी, और 4 स्पर्मेटिड के अंदर डिफ्रेंशिएशन हुआ था, और डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें 4 क्या मिले थे, वी गोट 4 स्पर्म, हमें 4 जो है वो स्पर्म मिले थे। तो ये पूछा जाता है कि ये है स्पर्मेटिड जो कि फॉर्म हुई थी, स्पर्मेटिड, और ये हमारे पास है अब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो ये पूछा जाता है कि इस स्पर्म का जो टॉप पार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज एक्रोसोम, ये बिल्कुल टिप वाला जो पार्ट है, ये स्पर्मेटिड, ये भी क्या था, एक सेल था। तो सेल के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेली, और ये भी क्या है, एक सेल है। तो ये पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड इस सेल की कौन सी ऑर्गेनेली से ये एक्रोसोम बनता है, ये एक्रोसोम कौन सी ऑर्गेनेली से बना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्रोसोम के लिए ऑर्गेनेली की बात करूँ तो स्पर्मेटिड सेल की गोल्गी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी होती है उससे क्या बनता है, एक्रोसोम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी से क्या बन गया, एक्रोसोम। अब ये जो एक्रोसोम है, जो पॉइंटेड एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या इसका कोई फेट है, क्या कोई स्पेशल इसका फंक्शन है। तो स्पेशल फंक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ये है हमारा एग। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर एग जो है इसके कांटेक्ट में कौन आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा स्पर्म। इस तरीके से ये है हमारा स्पर्म, ये इसके कांटेक्ट में आएगा। तो क्या ये जो स्पर्म है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है, क्या ये इतना कैपेबल है कि इट कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ओवम। क्योंकि जब ओवम की स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगी देन यू विल केम टू नो कि ये जो मेम्ब्रेन होती है दिस इज़ नॉट सो सॉफ्ट, इसके बाहर बहुत सारी लेयर होती हैं, टफ लेयर्स आर देयर इसके बाहर, जो ना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, इस तरीके की इसके बाहर लेयर्स होती हैं। तो बेटा जो ये एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स के अंदर ही एक स्पेशल एंजाइम है दैट इज़ नोन एज ह्यालुरोनाइडेज। दिस इज़ अ स्पेशल एंजाइम, ह्यालुरोनाइडेज, ये एक स्पेशल एंजाइम है। दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जैसे ही ये एक्रोसोम, क्योंकि टिप वाला पार्ट यही है, जैसे ही ये एग की मेम्ब्रेन से टकराएगा तो ये एग की मेम्ब्रेन को रप्चर कर जाएगा और ये अपने न्यूक्लियस को एग के अंदर रिलीज कर देगा। तो एक्रोसोम स्पेशल क्यों है, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर हैं स्पेशल एंजाइम्स, और इन्हीं एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेलाइसिन्स। ठीक है, स्पर्म लाइसिन्स है, देखो लाइसिन्स यहाँ पर, दीज आर स्पर्म लाइसिन्स, जो कि स्पर्म की लाइसिस में वहाँ पर एग के अंदर स्पर्म को एंटर करने में हेल्प करेंगे। सो एक्रोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन इज दिस, कि पूछा जाता है कि एक्रोसोम कौन सी स्पर्मेटिड की कौन सी ऑर्गेनेली से बनता है और इसका फेट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनेली से किससे बनता है, ऑर्गेनेली से बनता है गोल्जी बॉडी से, स्पर्मेटिड की गोल्जी बॉडी से, और इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके अंदर स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनको स्पर्म लाइसिन्स बोलते हैं, और ये एंजाइम्स एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं व्हेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये हमारा यहाँ पर आ गया नेक रीजन, बहुत ही छोटा सा है, वेरी स्मॉल रीजन। और कहाँ पर हो गया अगला रीजन, मिडल पीस, पहला रीजन हेड। तो हेड और मिडल पीस के बीच वाला जो रीजन होता है स्पर्म का, दिस इज नोन एज नेक, इसको हम नेक बुलाते हैं।
अब नेक के अंदर क्या है, नेक के अंदर यहाँ पर होते हैं 2 सेंट्रियोल। एक आपको सामने से दिखाई देगा, दूसरा सेंट्रियोल इसके पीछे है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये 2 स्ट्रक्चर हैं। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है दिस इज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो इसके पीछे है दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल। तो दोनों का फंक्शन क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जायगोट बन गया। हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुई, ये आपका स्पर्म, ये आपका एग, और यहाँ पर बन गया आपका जायगोट। ये जायगोट बन गया। तो अब ये जायगोट जो है वो सिंगल सेल है, लेकिन इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो तो मल्टी सेलुलर बनेगा। तो जायगोट विल डिवाइड। जायगोट क्या करेगा, अब डिवाइड करेगा तो एक से कितने सेल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ये जो जायगोट का पहला डिवीज़न है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लीवेज। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्लीवेज। ये फर्स्ट क्लीवेज है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो अ फीटस। ठीक है, एक एम्ब्रियो बनाने के लिए जब जायगोट पहली बार डिवाइड करता है तो उसके फर्स्ट डिवीजन में कौन हेल्प करता है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर किसी जायगोट के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल नहीं, यानी कि स्पर्म के अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल नहीं था, तो उससे जो जायगोट बनेगा उस जायगोट के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, उसकी क्लीवेज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है दिस विल हेल्प इन द फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनेगा तो जायगोट के बनने के बाद यहाँ पर जो सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है ये जायगोट के फर्स्ट डिवीज़न में हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टल सेंट्रियोल। ये देखो आपको एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से बीच से एक लंबा तार जैसा यहाँ पर आया हुआ है, ये यहाँ से बीच से निकल के और फिर यहाँ पर ये आ गया है ऐसे। ये है बेटा डिस्टल सेंट्रियोल से बना हुआ फिलामेंट। तो डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाता है, फिलामेंट बनाता है, और यही फिलामेंट किस में जाता है, टेल में जाता है, एंड इट हेल्प्स इन द मोटिलिटी। ये इस स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगा, इसी टेल की हेल्प से ये जो स्पर्म है वो मूव करेगा, और मूव करने के लिए इसके अंदर ये फिलामेंट है, और फिलामेंट कौन बनाता है, फिलामेंट बनाता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब देखो यहाँ पर अगला जो रीजन है मिडल पीस। अगर आप मिडल पीस के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बीच से तो ये फिलामेंट है, ठीक है, और फिलामेंट के ऊपर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया रैप हैं। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बन गई है लाइक दिस, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है ओवर द फिलामेंट। तो यहाँ पर ये एक स्पाइरल जैसा बन गया है, जैसे एक स्पाइरल होता है, जैसे एक स्प्रिंग होता है, तो उसके जैसी ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई है। तो ये जो मिडल पीस होता है इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है। तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज दिस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है बताना ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड एनर्जी, किसको, इस स्पर्म को, और स्पर्म को एनर्जी की ज़रूरत किस लिए है, फॉर इट्स मोटिलिटी। मोटिलिटी क्यों करनी है, क्योंकि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट में पहुंचना है, किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पाइरल है दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट देगा। अब उसके बाद जो लास्ट ये जो टेल वाला पार्ट है ये इसका प्रीवियस पार्ट है, ये इसका एंड पार्ट है। तो ये पहला पार्ट काफ़ी बड़ा है, एंड पार्ट यहाँ पर छोटा है। तो ये जो टेल है इट हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि जो स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर इजीली क्या कर सके, मूव कर सके। तो यहाँ पर लास्ट जो इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर रह गए हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि नोट्स के फॉर्म में है। यहाँ पर इट इज़ हेयर, जो कि यहाँ दिखाया गया है ये वाला। मिडल पीस के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल क्वाइल्ड राउंड एक्सियल फिलामेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं, जो कि क्या देता है, मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। टेल, टेल क्या करती है, टेल काफ़ी लंबी होती है, हेड से तो बहुत ज़्यादा लंबी है, और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को मूव करने में हेल्प करती है।
So this is all about the structure of sperm. So you are supposed to draw the diagram and to study in detail about the sperm. This is very important topic beta from board point of view. You can see it in sample papers that it is asked multiple times. Okay, so pay attention to the topic and have a good day. Thank you.